यूपी पीसीएस की ये घटना चक्र है पूर्वावलोकन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले 30 वर्षों के प्रश्न पत्र क्वेश्चन और आंसर इसमें दे रखे हैं सोल्यूशन के साथ। सॉल्व पेपर है ये लेटेस्ट है 2024 का, तो इसको हम कवर करेंगे 1990 से 2023 तक के पिछले 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सभी इसमें दे रखे हैं पेपर फर्स्ट जीएस के। तो सबसे पहले हम ना पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट करेंगे। पॉलिटी एक्चुअली थोड़ा इजी होता है और समझना आसान होता है, इस वजह से इसको सबसे पहले करेंगे। इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं पॉलिटी से। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, पहला चैप्टर है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो कौन सा सही है? केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ऑप्शन बी इसका सही है। तो ए का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा मिली थी? तो सी का हो जाएगा तीसरा, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1833 के चार्टर अधिनियम से। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन सा था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपी पीसीएस में तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर ये वाले आप जैसे सारी बुक्स नहीं कर पा रहे हो, पूर्वावलोकन की जो सब्जेक्ट वाइज आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की सबकी अलग अलग आती हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमी वगैरह की सबकी, तो आपको ना ये वाली सबसे पहले ये वाली ज़रूर करनी चाहिए जो 30 साल के सिर्फ यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। तो ये बुक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, इनके जो ऑप्शंस होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी हमको देखना चाहिए। कभी कभी उससे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं सारी बुक्स कवर करवा दूँगी और साथ में सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा सही, क्योंकि कब की गई थी? 1937 में की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था।
केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो द्वैत शासन कब स्थापित किया केंद्र में? 1935 में। और अगर राज्य का पूछा जाएगा तो 1919 में, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जबकि निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो एक और दो दोनों सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में ही होनी थी। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पहले जो सिविल सेवा अधिकारी आईसीएस ऑफिसर कौन बने थे इंडिया के। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है राष्ट्रपति की अध्यादेश। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। आप लोग को अगर आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, वरना गूगल करके देखिएगा फिर कमेंट कीजिएगा कि जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है ना। इससे क्या होता है ना कि आप अगर पढ़ते टाइम भी अगर ये सोच रहे हो ना कि मतलब किस में है क्या है, ये मतलब 3-4 वाई डब्ल्यू आपके दिमाग में चलने चाहिए, तो उससे क्या है ना आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो और आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपको याद लॉन्ग टाइम तक रहता है। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन प्राप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ कमिश्नर प्रांतों देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान ये क्या है? महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। पर एक क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना हमें सबसे पहले ये जरूर चेक करना चाहिए कहाँ पर नहीं पूछा गया है, कहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। तो इससे क्या होता है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये चीज़ हाईलाइट जरूर कर लेनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन पढ़ो सही नहीं पूछा गया है या गलत पूछा गया है तो उससे क्या होता है ना, आपने जैसे ही उसको अंडरलाइन कर लिया फिर आपका ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से ना वहीं 1-2 नंबर से प्रीलिम्स रुक जाता है, क्योंकि मैं गलतियाँ ही कर चुकी हूँ इसलिए मुझे समझ आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वोत्तम उल्लेख किस शासन द्वारा किया गया था? अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम की मुख्य उपबंध इस प्रकार थी: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों के विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 को में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो ये चीज़ ना बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि मतलब कभी ये होगा ना कि आपने 1935 का अधिनियम पढ़ा तो कभी अधिनियम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ईयर पूछ लेगा कि 1935 में अलग हुआ, 1936, 1937 ऐसे 1938 करके ऐसे दे देगा। तो आप ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि अधिनियम कौन सा था? तो 1935 वाला था, लेकिन किस ईयर में अलग हुआ? तो 1937 में अलग हुआ है ना। तो अधिनियम अधिनियम तो 1935 है, लेकिन ईयर कौन सा है? 1937 में है। तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हो गया है। तो दूसरा सेकंड चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो संविधान
कैसे बना और उसमें संविधान सभा में कौन कौन था? संविधान स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया है? एम.एन. रॉय। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वोत्तम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। प्रश्नगत विकल्पों में वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वोत्तम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? नहीं था, जैसे ही नहीं दिखेगा क्या कर लेंगे उसको? अंडरलाइन। तो कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। पैट्रिक लॉयड, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव। ए.वी. अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या को निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, कृषि योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। यहाँ भी पूछा गया है ना? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और सीधे टिक किया है बस। नहीं, वही तो कोई नहीं पढ़ता ये, मतलब पढ़ते हैं सब, तो प्रैक्टिस जब बार बार करते हैं तो फिर पढ़ने लगते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना था? हमारी प्रस्तावना का प्रारूप बना था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तीनों ही कथन सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह में 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की सही तिथि को बताइए? 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण में के समय बेनिगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था।
26 नवंबर 1949 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लिखित है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अन्तःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो संविधान की तो क्या है? ऑप्शन ए, संविधान की प्रथम बैठक। सबसे पहले बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान देश की कथन और कारण है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो क्या है ना, ए आर दोनों सही है। आर का स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे ना कि कांग्रेस को तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के रूप में कार्य नहीं करनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यताएं थी? तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।